सत श्री अकाल। आज मेरे साथ सिद्धू साहब हैं और जसपाल सिंह साहब से मैं 1 वर्ष पूर्व चंडीगढ़ में मिला था और एक ऐसे व्यक्ति जिनकी मैं सिर्फ पंजाब नहीं पूरे देश के मामले में जिनकी सोच बिल्कुल साफ थी, जो मुझे बहुत सी चीजें इन्होंने मुझे बताई और समझाई थी। तो पहले तो मैं उस समय जल्दी में शुक्रिया बहुत नहीं बोल पाया था सिद्धू साहब, लेकिन एक बार बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब। धन्यवाद जी, थैंक यू। जी जी, आज आपसे समझना चाह रहे हैं। एक मैं एक लोग कुछ कुछ चुने हुए लोगों से मैं बात कर रहा हूं कि पंजाब की जैसे 2025 की क्या समस्याएं हैं। मैंने उड़ीसा में बात की, मैंने जम्मू कश्मीर में बात की। जम्मू कश्मीर में जो मेरी बात हुई, वो जिनसे जो जम्मू कश्मीर के विशेषज्ञ थे, उनका कहना था कि साहब हमें 370 और वो सब तो जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जो 2025 की चुनौती, वो उनके यहाँ ड्रग की समस्या है। कहने लगे आपको अंदाज नहीं है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या समस्या है। ये आपको सुन के ताज्जुब होगा। बिहार में जब मैंने बात की, अनुपम से बात की, अनुपम कहने लगा साहब रोजगार रोजगार तो मिलता रहेगा। पंजाब का, अब बिहार का कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसके पीछे आज बच्चे ड्रग में लिप्त ना हो। और हमारी दिक्कत क्या है कि हम लोग जिस घर में रहते हैं, हमें लगता है हमारा बच्चा नहीं करेगा। तो आज ये समस्या हमारा दरवाजा खटखटा रही है। लेकिन मैं आपसे इस पे आने से पहले ये पूछूंगा, आज पंजाब की 2-3 मुख्य चुनौतियां क्या हैं, इमीडिएट वाली, लॉन्ग टर्म के लिए इमीडिएट चुनौतियां, सिद्धू साहब। हाँ, लॉन्ग टर्म चुनौतियां तो आपको मालूम ही है क्या क्या है। लोगों को मालूम है, सारे देश की ऑलमोस्ट कॉमन है। देश के साथ जो चुनौतियां हैं, जी कोई अलग चुनौतियां नहीं है। जैसे बेरोजगारी की चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है, और लीडरशिप अकाउंटेबल नहीं है किसी, वो अपने जी आप में लीडरशिप होती है जो कहीं भी किसी भी स्टेट में मुझे नहीं लगता भी लोगों के प्रति कोई अकाउंटेबल लीडरशिप हो। ये बहुत अभाव है, सारे देश में अभाव है, यहाँ जी निकल खाली। जी जी तो एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी किसानी की प्रॉब्लम चल रही है पंजाब में लॉन्ग टर्म, क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर स्टेट है, इसमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी इमीडिएट प्रॉब्लम भी है, ये लॉन्ग टर्म भी है, दोनों जी बातें। जी इमीडिएट इसलिए प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि यहाँ लास्ट ईयर भी, ये अभी जो सीजन जो पैडी का सीजन निकला, जो उस पैडी के चावल के सीजन में ये हुआ भी, यहाँ के जो गोडाउन थे वो सारे फुल थे। एफसीआई के जितने गोडाउन थे, स्पेस नहीं थी। और जो शेलर होते हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है एफसीआई का, उनके शेलर भी एकदम स्पेस नहीं थी रखने के लिए। जो नए न्यू अराइवल थी, जी नया जो आ रहा थी मार्केट में, प्रोड्यूस जी आ रही थी। तो ये समस्या अब भी है। अब वो अभी भी जो गोडाउन है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, वो खाली नहीं हुए। इतना इतना पड़ा हुआ है, या खाली हुआ तो कहीं और जगह हुए होंगे, यहाँ नहीं हुए। जो कहीं हम देते हैं, राशन देते हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन भी देते हैं, वो यहाँ से नहीं उठाया जाता, लास्ट में उठाया जाता होगा। तो इसकी वजह से जो वीट आ रहा है, अभी वीट आने में अभी 2-3 महीने बाकी है। अभी अप्रैल में वीट आ जाएगा, वैसाखी के टाइम में। तो अप्रैल में कितना का है, 2-3-4 महीने में मुझे नहीं लगता भी यहाँ गोडाउन खाली होंगे। फिर यही प्रॉब्लम होगी भी, माल को कहाँ उठाया जाए, ये वीट को और जी गेहूं को कहाँ लेके जाएं, कहाँ रखें। हम परचेज इसलिए नहीं कर रहे कि रखने के लिए जगह नहीं। तो ये बात अभी भी हुई है, लास्ट टाइम पैडी के केस में हुई है, चावल के केस में हुई है, अब इसके बीट में होने वाली। ये तो इमीडिएट प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्रीकल्चर की यहाँ मार्केट में गेहूं पड़ा रहेगा तो एकदम खराब हो जाएगा। जहां ये इस बार क्या हुआ भी, अंदर अंदर से जो व्यापारी लोग थे, उन्होंने डील कर ली एफसीआई के साथ, अंदर से जो ऑफिसर के साथ उन्होंने कट लगाए। जैसे सपोज जे कहीं पैडी का रेट 2,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से है, तो इन्होंने इन्होंने अंदर अंदर से कहा भी आपका माल तो उठा लेंगे, आप 200 रुपया कम ले लें, 1,800 ले लें। तो ये अंदर जी अंदर से सारे ऐसे होते रहे, ये सबसे बड़ी समस्या रही। और जी स्टॉक भी 20-20 दिन पड़े रहे ओ यहाँ मार्केट में। तो उसमें बारिश भी कई बार, ये इस बार विंटर सीजन बारिश भी थोड़ा सा हुआ कई बार, तो ये खराब भी हुए उसके वजह से। जी ये जी सबसे बड़ी समस्या आने वाली है
और पंजाब में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस यही होती है, तो व्हीट की सबसे ज्यादा होगी, गेहूं की, वो लेके जाना होगा कहीं एकदम। एक तो ये समस्या है। दूसरी जो आपने कहा वो मैं भी रिपीट करना चाहता हूँ, बिहार में तो पता नहीं कितनी समस्या है आप जो बता रहे हैं, पंजाब में ड्रग की समस्या बहुत ज्यादा है। हाँ, तो वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो इस बार कल ही 2 नौजवान ओवरडोज से मरे हैं, खबरें आज छपी हुई हैं सारे पेपरों में। तो ऐसे ही जो ड्रग की समस्या चलती है, ड्रग आती पंजाब से, कहते थे पंजाब के जरिए आती है, ये तो बिल्कुल बॉर्डर से कम आती होगी, मुझे नहीं लगता ज्यादा आती है। अब दूसरी साइड समुद्र की तरफ से, उधर सी के जरिए कई पोर्ट ऐसी हैं जिसमें पकड़े भी गए हुए हैं। जी हम जी नाम ना किसी का लें तो आपको मालूम ही है जी कि जी उधर से पोर्ट से, बहुत बड़े बड़े जो पोर्ट है उससे जी आने लगी 30-30 करोड़ की, 30,000 करोड़ की, चालीस ड्रग। हजार करोड़ की ऐसे ड्रग आप पकड़ी गई है, वो तो आपको मालूम है। अब रूट बदल गया है, सी का रूट हो गया ज्यादा, क्योंकि इधर तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी के अरेंजमेंट है, तो काफी ज्यादा रहता है इस बॉर्डर पे। तो ये इसकी वजह से ये दूसरे रूट से आती है कहीं। और ड्रग सिंथेटिक बहुत है जिसको रोकते नहीं है। जी सिंथेटिक ड्रग जो जहां बनती है, वो तो आप कहेंगे अमृतसर एरिया में, रूरल एरिया में आप फैक्ट्री लगाई हुई है। आप ये भी ताजुब है भाई, गाँव में आपको फार्मेसी की दुकान मिल जाएगी। वो फार्मेसी तो पता नहीं कितनी दवाइयां बेचते हैं, अंग्रेजी दवाई बेचते हैं, तो उसके साथ साथ वो ड्रग का धंधा करते हैं। और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन मिली होती है, पुलिस मिली होती है, उसमें चलता रहता है ये सारा बात। जी सारे देश का एक ही पैटर्न है, कहीं ज्यादा जी कहीं कम, जी ज्यादा नहीं है कि और कहीं नहीं है, यहाँ कोई जी नई बात है, सभी जगह जी पे है। हाँ जी। जी। मैं सिद्धू साहब, मैं इसको इस पे हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि दुख की बात यह है कि शायद सरकार के साथ साथ समाज को भी खड़ा होना होगा। हम सब लोग ये मानते हैं कि मेरे घर में नहीं हो सकता है, मेरे पड़ोसी के घर में हो सकता है, जबकि ये समस्या मेरे घर में भी हो सकती है। ये इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं एक बात पे और आपका ध्यान जरा समझना चाहूंगा। ये माइग्रेशन की समस्या कई जगह हो रही है। अब जैसे उत्तर प्रदेश थोड़ा गरीब राज्य है, तो हमारे यहाँ माइग्रेट होके, इतना पैसा नहीं है तो वो पंजाब चले जाते हैं, वो महाराष्ट्र चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं। लेकिन कुछ राज्य जहां पे थोड़ा लोगों के पास खेती है, या थोड़ा थोड़ा उत्तर प्रदेश के मुकाबले बेहतर स्थिति है, वो माइग्रेशन बहुत हो रहा है। मैं एक समय देखा था कि पंजाब में जो वेल टू डू थे, उनको लगता था यहाँ नौकरी नहीं है, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, तो वो बाहर माइग्रेट बहुत हो रहे थे। गुजरात में भी हो रहा था। और जिसके पास पैसा है वो माइग्रेट करना चाहता है। मैं इस पे भी जरा आपका तवज्जो चाहूंगा, इसको कैसे रोका जाए। हाँ, एक्चुअली इसका जो बिगिनिंग है पंजाब में, माइग्रेशन का बिगिनिंग, वो तो जो ट्रबल पीरियड रहा यहाँ का, 90 से लेके सारा रहा, 10 साल का बहुत पीरियड रहा। उसमें जो वेल टू डू ना कहे, जो वैसे ही अपना अपने उसके पास कोई प्रॉपर्टी थी उसको बेच के बाहर भेज सकते थे, बच्चों को भेजते रहे। एक और भी समस्या पंजाब में बहुत है, जो एक थोड़ी सी जिनके पास जमीन है, उनको जमीन का विभाजन ना हो जाए, वो टुकड़े ना हो जाए, वो बच्चे पैदा नहीं करते, उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं, लड़का एक हुआ, ये लड़का, तो फिर इसको इसको ऐसे करें, हमने लैंड का क्या करना है, आधी लैंड बेच दें और इसको जल्दी बाहर भेजें, कहीं कहीं पुलिस के चक्कर में ना आ जाए, कहीं किसी और चक्कर में ना आ जाए। इसकी वजह से भी लोगों ने बहुत माइग्रेट करना शुरू किया। और माइग्रेट करना, और कहीं भी कोई भी एक प्रोसेस या कल्चर बन जाए, उसमें फिर कहीं और लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो सब्ज बाग दिखाते हैं। तो यहाँ जो माइग्रेट करने के लिए जो वो टिकटों वाली और भेजने वाले, और आपका माइग्रेशन, आपके कागज पेपर तैयार कर देंगे, डॉक्यूमेंट तैयार कर देंगे, फर्जी कर देंगे, वो कल्चर भी और इंडस्ट्री भी डेवलप हो गई। हाँ, उसमें बड़े बड़े लोग होंगे यहाँ माइग्रेशन के लिए, और जो उनकी जरूरत होती है अभी एजुकेशन के लिए, एलिट्स एलिट्स करना, वो सभी जगह पे है। उसके लिए आपको, जे कोई एलिट्स कर सकता तो ठीक है, जो नहीं कर सकता उसके लिए हेरा फेरी से आपको उतने परसेंटेज दिलाना, 8, 10 से 8, 7 कितने दिलाने हैं, ये भी सारी एक एक तरीके का पूरा एक नेटवर्क तैयार हो गया। जी वो नेटवर्क ने लोगों को बहुत यहाँ से दौड़ाया, जी उसका अपना इंटरेस्ट था, पैसे जी बनाते थे उससे।
तो जी उसकी वजह से भी ये, अच्छा उस नेटवर्क की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई सरकार ने इंटरफेरेंस नहीं की भी कैसे उनको रोका जाए, ये ये ऐसा धंधा इसको बंद किया जाए, कभी आज तक नहीं बंद, क्योंकि वो उन नेटवर्क सीधे लेवल पे पैसे देते ऊपर तक जाते हैं, जी और जी प्रशासन को पैसा जाता है, पॉलिटिशियन को भी जाता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा तो आपको यहाँ दौड़ाने में भी लोगों को ये लोग सहाय हुए काफी तौर जी जी। मैं सिद्धू साहब एक चीज और, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए देख रहा हूँ, मोटे तौर पे फौज में करीब 60-70 हजार लोग हर साल रिटायर होते थे, मोटे तौर पे उतना ही का रिक्रूटमेंट होता था। ये पैटर्न पिछले 10-15 साल का था। अब एकदम से फौज का वो रिक्रूटमेंट खत्म हो गया है। हरियाणा हम्म, जैसा आपके मुकाबले तो छोटा राज्य है, वहां पे 5 हजार लोगों को, उसकी फिगर है मेरे पास पंजाब के, लेकिन पंजाब में एक बड़ी संख्या में लोग फौज का ऑप्शन था उनके पास। वो क्या उसका भी एक प्रभाव पड़ा है कि वो जब ऑप्शन बंद हो गया है तो क्या उसका प्रभाव पड़ा है? बहुत पड़ा उसका प्रभाव। पंजाब और हरियाणा की एक ही आप गांव की जो स्थिति है देहात की, वो आप एक कल्चर ही समझें, जी आप वहां भी फौज में जाते थे, यहाँ भी जाते हैं, वहां आपका रोहतक और ये डिस्ट्रिक्ट हिसार, ये सब बहुत बड़े लेवल पे, सोनीपत, ये सब लोगों से जाते थे, और पंजाब में भी ऐसे ही होता था, अमृतसर, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट फौज में, पुलिस में, ये सब जाना होता था। अब उनके लिए ये बंद हो गया। बंद होने के दूसरा ये भी नुकसान हुआ भी, यहाँ के नौजवान जब नशे में हो गए तो वो जो रिक्रूटमेंट की शर्तें हैं वो पूरी नहीं करते, उसकी वजह से भी हो गया कुछ, ये बातें सारी एकदम। और इकट्ठे लेवल पे कलेक्टिव जो इम्पैक्ट पड़ा, वो ये पड़ा भी है, यहाँ की ऑलमोस्ट भर्ती बंद है, ज्यादा नहीं है जाती सब। और जी हरियाणा में काफी देर तक कल्चर काफी रहा, एक तो वहाँ पहलवान होने का कल्चर भी है हरियाणा कुछ एरिया में, अमृतसर में था, वो तो पहले ही खत्म हो गया ट्रबल के दिनों में जब गड़बड़ हुई। तो यहाँ हरियाणा में अभी कल्चर है, उसके साथ साथ ये बाहर जाने के लिए एक्सरसाइज करना, तैयारी करना, ग्राउंड में जाना, ये स्टूडेंट्स में काफी जी जंग में काफी होता था, वो भी कम हो गया, जी उसकी वजह से कोई ड्रग ड्रग आ गया। और पंजाब में पॉलिटिकल कोई पार्टी चाहिए जो लोगों के लिए काम करे, वो ना होने की वजह से गैंग हो गए, जी जहां गैंगस्टरिज्म, और कुछ गैंग सरकार को भी, पुलिस को भी कुछ फायदा देती है गैंग, वो जी जी। आपको मालूम है ना, तो ये वो जो स्मगलिंग करने लग जाए उसको बंद नहीं होने देते, जी, ये सभी जगह का है, सब यहाँ का जगह क्या, का हाल, सब जगह ये का सब हाल है। जगह का हाल है, यहाँ पंजाब का। मैं सिद्धू साहब एक चीज और जरा इसलिए, क्योंकि उस पे मेरा, मुझे हरदम लगता है कि कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां पे समुद्र उनके पास है, खनिज उनके पास है, तो वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत हैं। मैं नाम क्या लूं कोई स्टेट, लेकिन पंजाब ने उसका मुकाबला अपनी स्किल से, उनकी जो हाथ की कारीगरी थी, वे ये शायद इनहेरेंट थी दो कौमों के पास, माइनॉरिटीज में मुस्लिम और सिखों के पास हुनर का बहुत खेल था। था, और मुझे ठीक से ठीक है याद है बात कि आप। हाँ, जब मैं, मतलब मेरे यहाँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, वो जो कृषि यंत्र होते थे, कृषि के बहुत से, वो पंजाब से ही आते थे, मतलब वो सारा आता हम्म, था। हाल के दिनों में ऐसा आपको नहीं लगा कि ये जो हुनर का कमाल है, उस पे एक एक बहुत बड़ा ऑनस्लॉट हुआ है और उसको हमने पीछे ढकेला है, जो एक बड़ा कारण कहीं पे भी बेरोजगारी का है। हमारी एसएमईज बिल्कुल खत्म हो रही हैं, हमने उसको प्रोटेक्शन का कोई काम नहीं किया है। मैं इस पे एक जरा, पंजाब एक समय था कि उसमें वो ताकत थी, मतलब बड़ी बड़ी जगहों से लोग लेने आते थे छोटा मोटा सामान। देखो सब देखो, जब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है, ये इसके लिए कोई बड़ी इंडस्ट्री आसपास चाहिए, बड़ी इंडस्ट्री जहां से प्लान कर गई, प्लान किया, क्योंकि उन्होंने हिमाचल और उत्तराखंड को इन्होंने जो कंसेशन दे दिए, टैक्स के कंसेशन जो हिल स्टेट की वजह से, उसी टाइम यहाँ से बड़ी इंडस्ट्री तो जाना शुरू हो गई, बड़ी के साथ साथ एंसिलरी जी उसके पास सहायक इंडस्ट्री होती है वो भी चली जाती है। आप सोच सकते हैं जलंधर में जो फुटबॉल या स्पोर्ट्स का सामान होता था घरों में बनता था, तो उसके लिए फिर जो बड़ी इंडस्ट्री हो जाती थी उनसे कलेक्शन कर लेती, अपना अपनी स्टैंप लगा देती, तो यहाँ से चलता था माल सारा। ये पंजाब लुधियाना में टेक्सटाइल था बहुत, रशिया के बहुत ज्यादा इनको, रशिया के सोवियत यूनियन से बहुत ज्यादा इनको ऑर्डर मिलते थे, वो सब खत्म हो गए। जहां तो देश सबसे ज्यादा कमाल बात तो ये हुई है भी, अकाली दल की सरकार
सेंटर में भाजपा की सरकार के साथ पाईवाल थी, उन दिनों में ही ये यहाँ से इंडस्ट्री प्लान होना शुरू हुई। आप मोहाली में आ जाइए, मोहाली यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया था, आपको ताजुब होगा भी 10-10 एकड़ के प्लॉट खाली पड़े हैं, उसमें बुशेस हैं, अब बिल्कुल जंगली घास उगा हुआ है सब कुछ, और खाली पड़े हैं, और वार्ड है सारे, सबके दीवारें निकली हुई हैं सब। आपको बड़ा एक तरीके से बड़ा तभी ये पंजाब उजड़ गया कहीं से, कहीं क्या हो गया इसको। उसकी वजह से हुआ भी हमारी जो बड़ी इंडस्ट्री थी सारी, वो सारी एकदम चली गई, अकाली दल के टाइम पे चली गई, और इसके वजह से चली गई बद्दी, चली गई। ये बद्दी बिल्कुल पंजाब के किनारे पे है, हिमाचल का है, हिमाचल चली गई क्योंकि कंसेशन मिलते थे उनको हिल स्टेट के नाम पे, वो कंसेशन की वजह से वहां उन्होंने हेड ऑफिस रखना, कहीं इधर उधर चला, तो ये आपको मालूम है अभी टैक्स के कंसेशन की नहीं वजह से। सिद्धू साहब, मैं माफी के साथ आपको एक चीज को, मेरा जिस तरह से मैं देखता हूँ, मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो स्टील अथॉरिटी से मैं मैनेजमेंट ट्रेनी होकर ज्वाइन किया। पंजाब के अगल बगल भी कोई स्टील प्लांट नहीं है, लेकिन मंडी गोविंदगढ़, हम जब बोकारो में या भिलाई में काम करते थे तो सबसे बड़ी हमारी मंडी, हमारी खपत होती थी मंडी गोविंदगढ़ में। मतलब बिल्कुल मैं बिल्कुल होती थी, तो बिल्कुल ये कोई होती थी। हाँ, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या, लेकिन अपने हुनर से वहां के लोगों ने उस मार्केट को कैप्चर किया हुआ था। मैं उस पे जरा एक आपका एक को कहूंगा कि वो कहीं कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ यही हुआ, आप कहीं जाए, अब जो वहां मिल पड़े खाली पड़े हैं गोविंदगढ़ में, इतना ज्यादा स्टील का काम होता था, इधर उधर सारा देखो। आप तो इंडस्ट्री की बैकग्राउंड आपकी, तो आपको मालूम है भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, एक नेटवर्किंग होती है, उसकी वजह से कोई कहीं इंडस्ट्री डेवलप होती है कहीं, वो सारा खत्म हो गया। आप मानेंगे वहां जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी उन्होंने स्कूल कॉलेज खोल रखे हैं। यहाँ पर कॉलेज खोल रखा है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वहां, तो ये भगत सिंह यूनिवर्सिटी, वो सारे ये इंडस्ट्रियल शेड थे, उन्होंने को मेकअप रिपेयर करके इधर उधर करके वहां आपने वो स्कूल कॉलेज बना दिए। जी जी तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं कहीं देखो जी, उसको आप रियल स्टेट में भी बदल सकते हैं, पर बदले नहीं ज्यादा। आप वहां शेड में कोई करके छोटा मोटा काम और शुरू कर लिया। ये बहुत लोगों का, गोविंदगढ़ का इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता था पंजाब जी में। लुधियाना से आते थे लोग, इधर पटियाला तक के लोग आते थे, बीच में सारा इलाका खन्ना, ये सब बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, जी वर्कर भी वहां से आते थे। जी तो वो सारा खत्म हो गया। जी आपको मालूम ही है, वो तो स्टील की मैं नहीं बात करूं, आप बताइए भी कैसे खत्म हुआ। वो तो आपको नहीं, ज्यादा। और मैं एक चीज और कहूंगा जो आपने कहा, क्योंकि मैं उसके साथ ही शायद अब आज की बातचीत खत्म करना चाहेंगे। सिद्धू साहब, एक और क्या हुआ कि जैसे शिक्षा को बहुत हम लोग सबाब का काम, सेवा भाव मानते थे, हमारे मास्टर साइकिल पे आते थे लेकिन पैर छूते थे, वो अब धंधा हो गया है। शिक्षा तो खत्म प्योरली धंधा है कि मतलब यूनिवर्सिटीज 12-12 लाख रुपए में ग्रेजुएशन का एक साल की फीस मांग रही हैं। हम लोग 15 रुपए महीने में पढ़ के आ गए थे। मैं इस पे, क्योंकि ये कहीं कहीं ना कहीं हम लोग भी तो जिम्मेदार है इस पे, सिर्फ सरकार क्या करेगी। देखो सरकार जिम्मेवार है। पंजाब में तो ये हालत है भाई, 60% स्टूडेंट्स है वो प्राइवेट जो सो कॉल्ड इंग्लिश स्कूल है उनमें है, जो जो कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश जी स्कूल, कोई भी नाम दे दिए उनको। और सरकारी स्कूलों में 40% 45% लोग रह गए हैं। अब जी क्या करेंगे, ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है। आप स्कूलों में स्टूडेंट्स की गिनती किन के रह गए, जो गरीब हैं, बिल्कुल दलित हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा दलित है ना, 32% दलित है, जो जी पिछले जी जी 2011 के, उसके बाद तो आंकड़े आए नहीं अभी तक। जी जी तो वो पहले आंकड़े के मुताबिक है, ये आपको 32% दलित हैं। उसमें जी दलित में कुछ लोग अच्छे भी हैं, सारे ऑफिसर भी लोग हैं, पर उसमें दलित दलित कैटेगरी के जो गांव में रहते हैं उनके बच्चे रह गए। जो भी अफोर्ड कर सकता है वो ये दुकान नुमा जो स्कूल है खुल गया, इनमें से भेज देते अपने बच्चों को। जी और ये एक इनोसेंट बच्चों का जो शोषण है इस तरीके के पेरेंट्स का उनके थ्रू, क्योंकि उन्होंने स्कूल में जाके कोई बगावत नहीं करनी, बच्चे या गड़बड़ नहीं करनी, कोई पीसफुल रहेगा एटमोसफियर। तो आप ये बड़ी हैरानी की बात है, स्कूल का टीचर है जो 60-70 हजार लेता है, जी कहीं पंजाब में तो सैलरी सारी स्टेट से ज्यादा है, जी तो आपके यूपी में भी लेते होंगे काफी जी पैसे। तो जो
पीएचडी स्कूल में यहाँ प्राइवेट ये इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनको 10,000, 5,000, 10,000, बस। पीएचडी को 15-15 हजार देते हैं जो कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, मुश्किल से। जी जी जी। ये है मैं सारा। जी, मैं बस खत्म करूंगा, लेकिन मैं एक चीज याद दिला दूं, मालूम नहीं कहना है। मेरे नाना एक समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शिक्षा का क्षेत्र लाहौर माना जाता था, जो पंजाब का वो था। मतलब मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में लोग कहते हैं दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास, लेकिन देश का एक बड़ा वर्ग लाहौर जाता था शिक्षा के लिए, और देश का बड़ा वर्ग कला के लिए लाहौर जाता था, जो यूनाइटेड बिल्कुल। पंजाब था। अब खैर, अब पंजाब अलग हो गया, वो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन शायद उसकी उसकी महक और उसका कोई असर तो अभी भी बाकी होगा। सिद्धू साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक शुक्रिया।